गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिप्रेशंस क्या है, हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब इसके कारण, और हम इसका मैनेजमेंट आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें पेशेंट्स का कर सकते हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशंस के बारे में समझेंगे, उसका क्या मतलब है। वैसे आपने बहुत बार डिप्रेशन सुना होगा, रोज़मर्रा के जीवन में आप डिप्रेशन शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और कि किस प्रकार से हम डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से हम इसका नर्सिंग जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक नर्स की क्या भूमिका रहती है या एक साइकेट्रिक नर्स की क्या भूमिका रहती है कि वो किस प्रकार से जो अवसाद से ग्रसित वाले जो पेशेंट हैं, डिप्रेशन से ग्रसित वाले जो पेशेंट हैं, उन लोगों को किस प्रकार से वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, किस प्रकार से उनको हम ये नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे अवसाद, या जिसको हम डिप्रेशंस भी कहते हैं। अवसाद का प्रभाव विकार और प्रकृति विकृति चित्तवृत्ति व्यवधान, जिसे हम पैथोलॉजिक मूड डिस्टर्बेंस का एक रूप है। अवसाद का जो विकार है, अवसाद प्रभाव विकार जो है, एक प्रकार की क्या है, विकृति है। किसमें? अपना जो चित्त है उसकी विकृति है, उसमें व्यवधान उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, डिप्रेशंस होता है, ठीक है। तो पैथोलॉजिक मूड डिस्टर्बेंस, इसको हम पैथोलॉजिक मूड डिस्टर्बेंस कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, निराशा होती है। व्यक्ति क्या होता है, निराश रहता है, असहाय रहता है, मीन्स हेल्पलेसनेस रहता है। आत्मदर्द की कमी, मतलब खुद के प्रति जो भी है उसका जो भी है सम्मान है, या खुद के प्रति भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, आत्मदर्द की कमी। प्रिस्टिमेटिक भाव रोगी में पाए जाते हैं, मीन्स उदासीनता के भाव इसमें पाए जाते हैं। व्यक्ति स्वयं से और अपने वातावरण से डिस्टर्ब रहता मतलब अलग हो जाता है, मतलब बोलना चाहिए कि उस वातावरण, उस माहौल में रहना नहीं चाहता, अलग अलग अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, मतलब कि वो डिप्रेस्ड रहता है, कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। तो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन की परिभाषा ये है कि डिप्रेशन एक प्रकार की क्या है, मूड डिस्टर्बेंस, एक पैथोलॉजिकल मूड डिस्टर्बेंस है, जिसमें क्या है, असहाय, आत्मदर्द की कमी, इस प्रकार से व्यक्ति में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और वो व्यक्ति जो है अपने आसपास के वातावरण या अपनी जो भी सोसाइटी, घर परिवार से दूर रहने लगता है और अपने ही और बहुत डीप गहराई में सोचते हुए रहता है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा अधिक सोचना, बहुत ज़्यादा चिंता करने को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशंस कहते हैं। अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या इसके ऐसे कारण हैं जिसके कारण क्या है, अवसाद या डिप्रेशंस व्यक्ति में होता है, या रोगी जो है एक अवसाद से ग्रसित हो सकता है। इसके हम कारण देखेंगे। तो फर्स्ट है मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के स्त्राव में परिवर्तन होना। जो हमारे मस्तिष्क है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी के जो सेल्स है, नर्व सेल्स है, जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक के लेके जाते हैं। इन द सेंस ऐसा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का गर्म लग जाता है या चटका लगता है या ठंडी लगती है, तो वो जो नर्व सेल्स जो है वहाँ से सेंस करते हैं और वो भी इन्फॉर्मेशन का हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं कि ठंडी लग रही है या हमें जो है धूप लग रही है, चटका लग रहा है, तो हम उस चीज़ को वहाँ से अपने शरीर को हटा लेते हैं। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ब्रेन तक के इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो मस्तिष्क के अंदर जो पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर्स जो हैं, उसके अंदर का जो स्त्राव है, जो भी स्त्राव जो न्यूरोट्रांसमीटर स्त्रावण करता है, जो भी केमिकल का स्त्रावण करता है, उसमें परिवर्तन हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाना या बहुत ज़्यादा कमी हो जाने के कारण क्या होता है, ये मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के मस्तिष्क में स्त्राव अधिक या कम होने के कारण ये प्रॉब्लम या डिप्रेशन की कंडीशंस जो है वो देखने के लिए मिलती है। सेकंड है, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण में हमने अक्सर देखा है कि जेनेटिक कॉज जो है कॉमन कॉज है, अनुवांशिकी कारण एक बहुत ज़्यादा
देखा गया है कि मनोवैज्ञानिक जो भी बीमारी है, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है, ये साइकेट्रिक से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, उसमें क्या है, हमको ये देखने को मिला है कि आनुवंशिकी कारण इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसफ़र होता है जीन के थ्रू। ठीक है, तो आनुवंशिकी कारण के कारण भी हो सकता है अवसाद, मतलब माता पिता में अगर ऐसी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है तो बच्चों में भी ये देखने के लिए मिलती है, तो आनुवंशिकी कारण। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर। कई प्रकार के ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं व्यक्ति के सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, तो बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनके कारण भी ये डिप्रेशंस देखा गया है। फिर इंटरपर्सनल फैक्टर मतलब आपका जो भी है पारस्परिक व्यवहार से इसमें रिलेशनशिप बताया गया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप एक दूसरे से आपका कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। अगर आपके किसी से व्यवहार खराब हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं तो उसके कारण भी हमको क्या है, डिप्रेशंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एक ये इंटरपर्सनल फैक्टर्स है, इसमें अंतः व्यक्ति के कारण। फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल फैक्टर, कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल जो डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनके कारण भी क्या है, ये डिप्रेशन अपने को देखने के लिए मिलता है। क्योंकि न्यूरॉन्स के कारण इसमें पहले भी बताया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर के स्त्रावण में कमी, तो जो ट्रांसमीटर्स में जो स्त्रावण में जैसे परिवर्तन हो जाता है तो उससे से न्यूरो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो उनके कारण भी, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स के अगर कुछ स्त्रावण में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी जो फिजियोलॉजी है, जो वर्क करने की, जो न्यूरॉन्स की जो वर्क करने की क्षमता है वो भी डिस्टर्ब्ड होगी, जिसके कारण क्या है, डिप्रेशंस हो सकता है। उसके बाद गंभीर तनाव, अगर बहुत किसी भी चीज़ का आपको अगर सदमा है या तनाव है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई वर्क है जो आपका पूरा तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं और इससे क्या होता है, हमें सीवियर तनाव जो होता है वो उससे ग्रसित हम होते हैं और अवसाद या डिप्रेशंस की कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सोशल कल्चर फैक्टर, कई प्रकार के ऐसे सोसाइटी में, जिस हम सोसाइटी में रहते हैं, डिफरेंट टाइप के व्यक्ति रहते हैं, डिफरेंट टाइप की कल्चर उनकी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके कारण भी हमको कई प्रकार से ये डिप्रेशन का सामना करने के लिए मिलता है। सामाजिक और कल्चरल फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो डिप्रेशंस के लिए। अब जो है ये इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि अवसाद में परिचर्या प्रबंध या नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। एक किस प्रकार से एक जो नर्स है वो किस प्रकार से एक जो डिप्रेशंस जो पेशेंट है, डिप्रेशन से ग्रसित जो पेशेंट है, ये सीवियर डिप्रेशन से ग्रसित जो पेशेंट है उसको वो ठीक करती है या किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। आप शायद इसके पहले जो कई प्रकार के ऐसे डिप्रेशंस के उदाहरण आपको देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि आपने अभी बहुत पहले, अभी कुछ समय पहले ही आपने एक ये देखा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो इसलिए कर ली क्योंकि वो डिप्रेशंस के शिकार थे। डिप्रेशंस के शिकार मतलब उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम थी और उस डिप्रेशंस के वजह से उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो वो एक प्रकार का डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का एग्जाम्पल है, जिसके कारण इसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है और फिर खुद के बारे में जो है दुनिया से जो है दूर जाने की सोचता है। ये डिप्रेशन से दूर वो इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है कि उसको जीना भी नहीं चाहता। तो एक प्रकार का ये डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अपन इसमें देख रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशंस, किस प्रकार से हम नर्सिंग में मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट का कर सकते हैं। तो किसी भी पेशेंट्स को सबसे पहले साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को करने के लिए स्टेप्स बाय स्टेप्स हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करना मतलब आकलन करना, उसको हम देख कर सुन कर उसकी बॉडी लैंग्वेज को सोच कर, मतलब उसको देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उसकी साफ सफाई को देख करके, उसके बात करने का तरीका, बोलने का तरीके, ये सब चीज़ का हम आकलन करते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। तो सबसे पहले हम असेसमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट का
नर्स जो है रोगी व उसके संबंधी को से रोग विषय इतिहास जानकारी लेती है। अगर उसको किसी भी प्रकार की परेशानी, इस प्रकार की परेशानी देखी गई है तो वो क्या करेंगी, सबसे पहले हिस्ट्री की कलेक्शन करेंगी। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगी मतलब जो भी उसका इतिहास, जो पुराना, जो उसके साथ किस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या घर में किसी परिवार को है या नहीं है, इसके पहले कब हुई थी, कोई और समस्या तो नहीं है, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, परिवार संबंधी प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, तो उसके कार्य जहाँ वो करता है उससे संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ है उसकी जानकारी लेती है। जैसे कि सामाजिक जानकारी लेती है, आर्थिक जानकारी लेती है, परिवार के सदस्यों और उससे व्यवहारों की जानकारी लेती है, वर्तमान एवं भूतकाल में अगर कोई पहले, अगर प्रेजेंट में अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके पहले भविष्य में कभी कोई ट्रीटमेंट चला है, तो इन सब चीज़ की जानकारी जो एक नर्स लेती है। उसके बाद वो आत्महत्या के भय सहित अवसाद की गंभीरता का निर्णय लेना, तो असेसमेंट क्या करेंगी कि व्यक्ति अगर डिप्रेशन है तो वो क्या आत्महत्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, या किस प्रकार से उसका मन जो है उसके बारे में वो जानने की कोशिश करती है। रोगी के अवसाद का अन्य लोगों पर प्रभाव जानना, अगर वो डिप्रेशन से है तो उसका प्रभाव परिवार के किन लोगों पर पड़ रहा है और किस प्रकार से वो भी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में जाएंगे तो उनके कारण क्या होता है, परिवार के दूसरे लोग भी इसमें डिप्रेशन में जाने के संभावना होती है। तो अवसाद के संबंधित कारणों का पता लगाना, उससे जो भी उसको डिप्रेशन है और किस प्रकार से उसको डिप्रेशन हुआ है उसके संभावित कारण का हमको पता लगाना है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को हिस्ट्री में अगर कोई घर परिवार वाले या वो बताते हैं कि इसको किसी खास कारण के बाद ये इस प्रकार से हुआ, तो हमको उस कारण को जानना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है केयर, हमको पेशेंट की केयर किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो रोगी को हमको कहाँ कर रखना है, एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना है, कंफर्टेबल हमको एक जो है उसको कमरा प्रोवाइड करना है जिसमें किसी भी प्रकार का उसको नुकसान ना हो सके। इस प्रकार का कमरा हमको प्रोवाइड करना है कि वो किसी भी प्रकार के सुसाइडल एक्टिविटी नहीं कर सके या वो व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। तो हमको इस प्रकार से उसको देखभाल प्रोवाइड करना है, इस प्रकार से हमको पेशेंट्स को रखना है। रोगी के साथ सीमित व्यवहार करना है, रोगी जो है उसके साथ क्या करना है, हमको सीमित जो है वो व्यवहार करना है हमको। ठीक है, अच्छा व्यवहार हमको करना है। उसके बाद है इंटरवेंशन। ये सब करने के बाद हमको क्या क्या पेशेंट रोगी के साथ हमको करना है, क्या क्या इंटरवेंशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, रोगी से स्वयं को हानि पहुंचाने का प्रश्न पूछे। रोगी से उसको स्वयं को अगर वो हानि पहुंचाता है तो उसके बारे में हमको पूछना है कि आपको क्या इच्छा होती है, आपको मरने की या आपको आत्महत्या करने की इच्छा होती है, आपको कुछ और करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से हमको उसको स्वयं को हानि पहुंचाने के बारे में पूछना है। यदि रोगी ऐसा कर सकता है तो उसे सुरक्षित वातावरण में रखना है। अगर वो ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैं ऐसा कर लूँगा, तो इसको हम क्या करना है, हमें एक सुरक्षित वातावरण में हमको रखना है रोगी को। नेक्स्ट है रोगी पर निरंतर निगरानी रखें, उसे अकेला न छोड़े। अगर ये सुसाइडल अवसाद में क्या होता है, डिप्रेशंस में, कि जो भी पेशेंट्स जो रहते हैं उनको क्या होता है, डिप्रेशंस में सुसाइडल टेंडेंसी आती है। सुसाइडल टेंडेंसी मतलब उसको बार बार इच्छा होती है कि वो क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। ठीक है, तो हमको पेशेंट को ऐसी जगह रखना है, जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि पेशेंट को हमको इस प्रकार से और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे पेशेंट क्या कर सके, किसी भी प्रकार की ऐसी आत्महत्या के संबंधित कोई भी ऐसा कार्य ना कर सके। और उस पर हमको क्या करना है, निरंतरता निगरानी रखना है। निगरानी से रखना है मीन्स हमको जब भी हम पेशेंट्स के पास से गुजरे या पास जाए, ठीक है, तो हमको उससे बोलचाल करना है। ठीक है, देखना है उसे प्रॉपर तरीके से कि वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें इस प्रकार से एक्टिंग करना है उसके साथ सामने कि हम उस पर ऐसा निगरानी नहीं रख रहे हैं, अपितु हमको उसके ऊपर नज़र रखना है कि वो किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। ऐसा कोई भी सामान कमरे में नहीं छोड़ना है जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके, जैसे कि चाकू है या कोई नुकीली चीज़ है, ठीक है, कोई भी कांच की चीज़ है, ऐसी नहीं छोड़ना है जिससे वो स्वयं को नुकसान पहुंचा सके। और उसे अकेला नहीं छोड़ना है। उसके पास हमको क्या करना है,
धातेदार वस्तुएं, जिसे बताए हैं धातेदार वस्तुएं जो भी है, कांच, ग्लास, ठीक है, चाकू, इस प्रकार से हमको पेशेंट के पास नहीं छोड़ना है। किसी भी प्रकार के कांच, ग्लास ऐसा नहीं छोड़ना है। दवाएं, कई प्रकार की ऐसी जो दवाई हैं, डिप्रेशंस की दवाई है, किसी भी बुखार की दवाई है, किसी भी टाइप की मेडिकेशंस जो है पेशेंट्स के पास हमको नहीं छोड़ना है। रस्सी इत्यादि को हटा दें। जो भी रस्सी है या कुछ भी ऐसा है जिससे वो हैंग कर सकता है, लटकने की कोशिश कर सकता है, या कोई ऐसी किसी भी चीज़ से कुछ चीज़ को बना सकता है, ठीक है, और उसको बनाने के बाद वो आत्महत्या के लिए यूज़ कर सकता है। जैसे कुछ कपड़े हो, लंबी टाइप के हो, तो इस प्रकार से वो किसी भी चीज़ से रस्सी का फंदा बना सकता हो। इस प्रकार की कोई भी चीज़ हमको उसके पास नहीं रखना है। उसकी रात के समय विशेष देखभाल करना चाहिए। पेशेंट क्या करता है, रात के समय ज़्यादा इस प्रकार का वर्क करता है। क्योंकि वो देखता है, समझता है कि उसको कोई नहीं देख रहा है और वो अकेला है, और इस टाइप के एक्ट जो है वो रात में ज़्यादा करने को कोशिश करता है। इसलिए रात में हमको पेशेंट को विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। किस प्रकार से हम डायग्नोसिस पेशेंट्स का करेंगे? तो रोगी शक्तिहीन होता है। रोगी क्या होता है? शक्तिहीन होता है, अतः उसे जीवन के हालातों पर नियंत्रण कर जीने में सहायता प्रदान करना है। शक्तिहीन मतलब व्यक्ति के जीने की आस खत्म हो जाती है, वो हमेशा सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सोचता है, और उसका जो डिप्रेशन से दिन ब दिन बढ़ता है। अगर उस डिप्रेशन में हम काबू नहीं कर पा सकते हैं तो पेशेंट क्या करता है, आत्महत्या करने की सोचता है। तो उसको हमको जीवन के मूल्यों के बारे में बताना है कि जीवन किस प्रकार से है, तो उसको उस प्रकार से हमको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और उसको हमको समझाना है कि किस प्रकार से ये हमको जीवन मिला है, किस प्रकार से हम इसको अच्छे से और जी सकते हैं। उसकी जो भी कठिनाइयाँ, जो परेशानी है, उसको काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, गाइडेंस के थ्रू हमको ठीक करना है। नेक्स्ट है रोगी को अपनी देखभाल करने के लिए स्वयं का निर्णय लेने दें। अगर रोगी जो है उसको हमको बोलना है कि वो स्वयं की देखभाल स्वयं से करे, ठीक है, वो अगर वो करना चाहता है तो उसे हमको करने देना चाहिए। इस प्रकार से हमको उसका मूड जो है वो चेंज करना चाहिए कि अगर उसको जो चीज़ अच्छी लगी हमको उस चीज़ को उसको करवाने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आत्मदर्द, सेल्फ स्टीम और आत्मधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर अपने बारे में बढ़कर सकारात्मक बोलने में रोगी की सहायता करना। मीन्स अगर कोई पेशेंट अपने बारे में सेल्फ स्टीम या खुद की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर वो बताता है तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, और हमें उसको जो है नेगेटिविटी नहीं बोलना है, और उसको सकारात्मक बोलने के लिए सहायता प्रदान करना है। अगर वो कोई अच्छा कार्य करता है, ठीक है, तो हमको उसको जो भी रिवॉर्ड देना है जिससे वो क्या करे, उस चीज़ को और प्रॉपर तरीके से कर सके। नेक्स्ट जो है भावात्मक अनिर्णय से नींद में बदलाव होने पर सोने की मुद्राओं में परिवर्तन, सुधार करना। मतलब जो भी पेशेंट्स हैं उसमें क्या होता है, ये भावनात्मक अनिर्णय से क्या है, डिसीजन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लेते। डिप्रेशन के कारण क्या होता है, नींद भी नहीं आती है, और सोने की जो भी प्रक्रिया है उसमें भी चेंजेस करना है हमको। सोने की जो भी मुद्राएं, किस प्रकार से पेशेंट सो रहा है, पोजीशंस उसकी हमको प्रॉपर तरीके से करना है। इसके लिए दिन के समय क्रियाएं रोगी में रुचि के अनुसार रखें। मतलब हमको पेशेंट को जो भी उसकी रुचि है उसके अनुसार हमको, पेशेंट के रुचि के अनुसार उसको हमको दिन में रखना है। उसे दिन में सोने के लिए नहीं बोलना है। ऐसी कोई भी जो वर्क जो है उसमें उसको उलझा के रखना है जिससे वो क्या करे, दिन में सो ना सके, और रुचि के अनुसार उससे वर्क करवाएं। वातावरण को हमेशा शांत बना के रखना है। सोने के लिए रोगी को प्रेरित करना है। पेशेंट को जो भी है सोने के लिए रात में प्रेरित करना है कि सोने से उसका क्या है, डिस्टर्बेंस खत्म होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी टेंशन ना ले, इस प्रकार से हमको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। सोने के लिए इस समय हम पेशेंट को कुछ सोने से संबंधित गर्म दूध भी दे सकते हैं जिससे पेशेंट को अच्छी नींद आए। अनियमित भोजन करने से वजन कम होना, पोषण बदलाव के कारण भोजन के स्तर को सुधारना। क्या होता है कि डिप्रेशन के कारण क्या होता है, कई बार व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट नहीं ले पाता, बैलेंस डाइट नहीं ले पाता, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, न्यूट्रिशंस की शरीर में कमी होने लगती है। तो उसके स्तर को भी हमको सुधारना है। पेशेंट को प्रॉपर तरीके से खाना खिलवाना है सामने रहकर, जिससे उसे प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशंस मिले, बैलेंस डाइट मिल सके, और उसका जो भी न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो प्रॉपर तरीके से रहे।
भोजन अधिक लेने के लिए रोगी को प्रेरित करें। डिप्रेशन में पेशेंट क्या है कि खाना नहीं खाता है, उसके जो भी है खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो हमको पेशेंट को प्रेरित करना है कि उसे पेट भर खाना खाना है, और जिस चीज़ के लिए अगर वो मना करता है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो उसे हमें प्रोत्साहित करना है कि नहीं आप खा लीजिए, इससे आप जल्दी ठीक होंगे। इस प्रकार से हमको पेशेंट को खाना खिलाना है। यदि कम भोजन करता हो तो उसे उच्च कैलोरी का भोजन देना चाहिए। अगर पेशेंट जो है उसके बाद भी अगर आपकी जो मेडिकेशंस मतलब जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, कम भोजन ले पा रहा है, कम भोजन करता है, तो उसको हमको क्या करना है, हाई कैलोरी डाइट देना है। इतनी कैलोरी हमको प्रोवाइड करना है कि पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से उसको फूड और न्यूट्रिशंस जो भी एनर्जी उसके शरीर में जा सके और मिल सके। रोगी को अच्छा लगे तो उसे खाने में वही पदार्थ दें। हमको रोगी की इंटरेस्ट पूछना है किस प्रकार से, कि उसे क्या अच्छा लगता है भोजन में। अगर उसे चिकन अच्छा लगता है, या उसे दूध अच्छा लगता है, या उसे पनीर अच्छा लगता है, तो हमें पेशेंट को कोशिश ये करना है कि हमें वही प्रोवाइड करें हम, जिससे पेशेंट का क्या है, मन प्रफुल्लित रहेगा और पेशेंट जो है ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। रोगी को थोड़ा थोड़ा चलाना है, हमको जल्दी जल्दी चलाते फिरते भोजन के लिए प्रेरित करना है। रोगी को हमको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते फिराते भोजन के लिए प्रेरित करना है। पेशेंट को क्या हमको थोड़ा थोड़ा खिलाना है, उसको चलाना है, और उसको इस प्रकार से घुमा घुमा के हमको थोड़ा थोड़ा भोजन उसको करवाना है, जिससे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके। दैनिक जीवन की गतिविधियों में परिवर्तन एवं स्वयं की देखभाल में कमी होने पर रोगी को परिचर्या में रोगी को स्वयं स्वच्छता रहने एवं अपनी देखभाल खुद करने में सहायता करनी चाहिए। अगर दैनिक जीवन की जो भी एक्टिविटी में उसकी जो परिवर्तन होता है और स्वयं की देखभाल में उसकी कमी होती है, तो जो भी नर्स है उसको हमको क्या करना है, उसे ही पेशेंट की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कार्य करना है। धीरे धीरे उसे ट्रेनिंग भी देना है कि वो स्वयं की स्वच्छता बनाए रखे, ठीक है। और अगर वो कर रहा है तो उसमें उसकी सहायता प्रोवाइड करना है। रोगी को निरंतर उसके द्वारा अपनी स्वच्छता व देखभाल करने के लिए क्रियाओं को रोजाना देखना चाहिए। जो भी रोगी है उसे हमको बार बार जो है स्वयं की स्वच्छता करने के लिए, जैसे स्वयं के वो बाल बनाए, स्वयं नहा ले, स्वयं ब्रश कर ले, तो इस प्रकार से हमको उसको प्रेरित भी करना है, और ये क्रियाएं जो वो कर रहा है कि नहीं उसके ऊपर हमको नोट डाउन भी करना है। यदि वह दैनिक कार्य को करता है तो उसकी प्रशंसा करें और उसका मनोबल बढ़ाएं। अगर वो कोई ऐसा वर्क करता है, जैसे कि पेशेंट है साथ में, अगर आप उसको बोल देते हैं कि आप ये काम कीजिए, सब्जी काट दीजिए, ठीक है, या फिर ये कुछ चीज़ को छील दीजिए, तो इस प्रकार से अगर वो कोई ऐसा वर्क कर रहा है तो हमको उसकी प्रशंसा करनी है कि नहीं आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपके कार्य करने से हमको ये हेल्प हो गई। तो इस प्रकार से हम पेशेंट्स को हमको के साथ हमको व्यवहार करना है, जिससे प्रशंसा करना है, जिससे व्यक्ति का जो है चित्त जो है वो जल्दी उसमें सुधार होगा, मूड में ज़्यादा सुधार होगा, पेशेंट डिप्रेशन से जल्दी बाहर आएगा। तो इस प्रकार से हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ये इस प्रकार का हमने जो साइकोलॉजी जो डिप्रेशंस वाले पेशेंट्स हैं उनका हमने देखा। नेक्स्ट जो है अपन जो इसमें देखेंगे, नेक्स्ट है विखंडित वार्तालाप एवं सामाजिक परिपाटी पर रोगी के मन को संरचनात्मक कार्यों की ओर लगा देना। अगर ऐसी कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें रोगी सामाजिक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जिससे रोगी जो है उसमें डिप्रेशंस में जा सकता है, तो हमको उस कार्य को छोड़ के उसको हमको दूसरे कार्यों में लगाना है, ठीक है। रोगी के साथ जो व्यवहार करे वह सरल व मित्रता होना चाहिए। हमको रोगी के साथ क्या क्या है, इस प्रकार का बिहेवियर रखना चाहिए कि वो सरल हो और मित्रतावत होना चाहिए। अन्य संपर्क के लोगों को भी रोगी को इस प्रकार व्यवहार करने की सलाह देनी चाहिए कि जो उससे मिलते हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, पेशेंट से मिलने के लिए घर परिवार के या बाहर के जो भी दोस्त भाई आते हैं, उन लोगों को हमको उससे मित्रतापूर्वक और प्रॉपर तरीके से अच्छे से व्यवहार करने के लिए बोलना है। ऐसी कोई भी बात पेशेंट्स को करने के सामने नहीं बोलना है जिससे वो डिप्रेशन में जा सके। रोगी से कम बात करनी चाहिए। हमको पेशेंट जो है रोगी से हमको क्या है, कम से कम बात करनी चाहिए और उसे सलाह देनी चाहिए। हम उससे ज़्यादा बात करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो रोगी को हमको क्या करना है, कम से कम बात करना है। रोगी के आंतरिक भाव को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करना है। रोगी किस प्रकार से है, उसके भाव, उसके तेज, उसको हमको भाव को देखना है और उसके अनुसार हमको व्यवहार करना है। अगर रोगी बहुत ज़्यादा गुस्से में हमको दिखाई दे रहा है तो हमें उससे भी गुस्सा नहीं करना है, हमें उससे प्यार से बात करना है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट जो है वो ज़्यादा
गुस्सा नहीं करेगा, ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक और समाज और सामाजिक गतिविधियों को महत्वता को समझाना। जो भी समाज है और उसकी जो भी गतिविधि है, सामाजिक कार्य में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेने को उसको बोलना है, उसकी गतिविधियों को हमको समझाना है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है डिप्रेशन के बारे में पढ़ा। तो डिप्रेशन की डेफिनेशन देखी, डिप्रेशन की ईटियोलॉजी देखी, कारण देखें, और नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, किस प्रकार से जो डिप्रेशन के जो पेशेंट है उसको हम नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए आप ये प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, ये एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।